आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 मैथमेटिक्स प्री इंटी टेस्ट प्रिपरेशन 2024। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कौन सा टॉपिक है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हमारे पास क्या है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 1 हो। जो वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो 1 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिस्टम का मकसद है कि कलेक्शन। सिस्टम का मकसद क्या है? कलेक्शन। तो दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सिंपल क्या है? कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर दो वेरिएबल है तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होगी? दो। अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होगी? तीन इक्वेशंस होगी। तब जो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिंपल क्या है? कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन फॉर सॉल्विंग सेम सेट ऑफ द वेरिएबल्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? दो या दो से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशंस है उनकी जो कलेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ये एग्जांपल में लिखा है, ये हमारे पास पहला इसका एग्जांपल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? y। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू k1। ये a1 और b1 ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। और k क्या है? हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है फर्स्ट इक्वेशन में कितना है? x का पावर 1, तो ये y का भी 1 में पावर, तो इनकी डिग्री क्या बनेगी? 1। तो इसलिए ये इक्वेशन कौन सी बनी? लीनियर। सेकंड वाली इक्वेशन a2x है प्लस का b2y इज इक्वल टू k2। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a2 और b2, और k2 क्या है हमारे पास? दूसरा कोई कांस्टेंट है। तो ये इन दोनों को कंबाइन हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इन टू वेरिएबल x एंड y। x और y दो वेरिएबल्स में ये क्या है हमारे पास? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिमिलरली फॉर द वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स, तो थ्री वेरिएबल के लिए क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इज इक्वल टू k3। ये भी इन तीनों को कंबाइन क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? तीन वेरिएबल है। इस सिस्टम में कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक x दूसरा है y। जबकि ये सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है? तीन वेरिएबल्स हैं, एक है x वेरिएबल, दूसरा y वेरिएबल और तीसरा z वेरिएबल है। और कोएफिशिएंट्स कौन से? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, k1 k2 और k3 क्या ये कांस्टेंट्स हैं। आर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 and 3 वेरिएबल्स रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला जो एग्जांपल है ये 2 वेरिएबल के लिए, और सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए। तो अगर हम ये तो हमारे पास जनरल हो गया, हम कोई स्पेशल लेना चाहेंगे जैसे 2x + 3y = 4, 5x - 2y = 5। तो इस तो हम क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Similarly, x plus y plus z is equal to 6, 2x plus y minus z is equal to 1, x minus y plus z is equal to 2। तो ये हमारे पास क्या है? थ्री वेरिएबल में क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो पावर है वो कितनी है? 1 है हर वेरिएबल की। उसके बाद हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशंस होती है, एक होती है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशन, पहले हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री क्या हो? सेम हो। हर टर्म की डिग्री क्या हो? सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हर टर्म की डिग्री अगर 1 है तो क्या कहलाएगा? लीनियर। हर टर्म की डिग्री अगर 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और डिग्री क्या हो? सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लिखा हो जाए कि x + y = 0। फर्स्ट ये टर्म में इनकी डिग्री क्या है? 1। सेकंड ये टर्म में इनकी डिग्री क्या है? 1। तो हर टर्म की डिग्री क्या हो? सेम हो, तो
उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर डिग्री क्या है 1 है तब हम क्या करेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखें कि ये ax लिखा हुआ है प्लस by लिखा हुआ है प्लस cz लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म है, इनकी डिग्री कितनी है 1। ये सेकंड टर्म है, इनकी भी डिग्री कितनी है 1। ये थर्ड टर्म, इनकी भी डिग्री कितनी है 1। तो हर टर्म की डिग्री क्या है 1 है। या पहले क्या करें, हर टर्म की डिग्री सेम है, तो हर टर्म की डिग्री अगर सेम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं। अगर वो 1 है तब हम क्या करेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब नॉन होमोजेनियस में ये जब 0 लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई भी और कोई कांस्टेंट आ जाए तब हम क्या करेंगे, नॉन होमोजेनियस कहते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिख रहा हूँ, a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z इज इक्वल टू b1। ठीक, सेकेंड हम लेंगे a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2। a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। ये हमारे पास क्या है, एक 3 इक्वेशन है। इनको हम क्या कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब ये कितनी हमारे पास इक्वेशंस हैं, 3। तो वेरिएबल भी कितने हैं, 3 वेरिएबल। तो पहले हमें ये देखना है कि इक्वेशंस कितनी। अब इन इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पहले उनका आप क्या करें, एक मैट्रिक्स बनाएं। क्या बनाएं, मैट्रिक्स बनाएं इन वेरिएबल्स का। तो ये हमारे पास x, y और z सिंपल क्या रखना है, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म हो पहले उस साइड होने चाहिए। तो जो वेरिएबल है उनसे कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स क्या बनेगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका नाम देते हैं आप मैट्रिक्स ए। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, उसके कोफिशिएंट से हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, अब तो ये बन गया उसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स। अब सेकंड हमें रखना है कि वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा कौन सा बनता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड हम बनाएंगे इसमें से वेरिएबल का मैट्रिक्स कौन से होंगे, x रखा, वेरिएबल कौन कौन से x y z, तो इसको हम एक कॉलम में लिखेंगे। तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो लिखने हैं। उसके बाद है हमारे पास जो कांस्टेंट b, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक b मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ये भी क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें जो कांस्टेंट वो हम लिखेंगे b1 b2 b3। तो ये हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स, x क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनका मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद जो इक्वल टू के इस साइड जो कांस्टेंट से उनका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका नाम रखा b। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। अब a की जगह पे हम अगर ये लिखना चाहें, b x की जगह पे हम ये लिखना चाहें और इक्वल टू b के फॉर्म में ये लिखना चाहें, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी इसकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसी को हम लिखना चाहेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, ये बनेगा ax इज इक्वल टू b। a क्या बना, a11x और a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 33 x क्या है, x, ये y है z,
इक्वल टू बी हमारे पास क्या है B1 B2 B3। इस पूरे को पहले ए एक्स और बी के फॉर्म में लिखना है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है कि अब हम डिफाइन करते हैं कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजेनियस के लिए क्या होता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ये जो हमने इक्वेशन इसका नाम दे दिया 1 नंबर। ठीक, ये जो इक्वेशन 1 नंबर ने बनाई है इसमें अगर b बराबर हो जाए 0 के, इसके इक्वल बन जाए b, अगर ये 0 के इक्वल है तब हम क्या करेंगे, देखो b is equal to 0 then x is equal to 0। इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो b1 b2 b3 ये क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, ये क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। तो ये कैसे और होगा कि ये हमने रखा 0, ये भी क्या रखा 0 रखा, ये भी क्या रखा 0 रखा, तब इसको हम क्या कर सकते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये b क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इसके एग्जांपल लिख लें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2x2 प्लस का 3x3 इज इक्वल टू 0। ये किसमें है 3 वेरिएबल्स में, या आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ये जो एग्जांपल है किसकी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है, ये भी किसकी है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है। जब b 0 के इक्वल नहीं है, कि जब जो है b 0 के इक्वल नहीं है तब हम उसे क्या कहते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो कंडीशन है कि b जब 0 के इक्वल नहीं है, सिंपल ये क्या है कि b1 b2 b3 लिखा हुआ है, तब हम क्या कहते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सेकंड क्या है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो 3 वेरिएबल्स के लिए। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन से, ये a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि सब की डिग्री क्या है, हर टर्म की जो डिग्री वो 1 है और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं, सारे क्या है 0 है। तो k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू 0, या ये जो b मैट्रिक्स है वो क्या है वो 0 के इक्वल है। कि इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी, ये हमेशा जो है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पे हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो इस ऑलवेज सेटिस्फाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब जो ये इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो इस ऑलवेज सेटिस्फाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा रिफ्लेक्ट 0, 0, 0 ऑफ अबव सिस्टम इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं या जीरो सॉल्यूशन कहते हैं, जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशन वो सेटिस्फाई करे, सारे जो वेरिएबल्स हैं वो 0 पुट करने से।
तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं। एनी अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द अपोज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर और कोई हम वैल्यू ले रहे हैं जिसमें x y और z क्या है, 0 0 सारे नहीं है, तो एनी अदर नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द अपोज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं जब ये 0 0 0 के अलावा और किसी को सेटिस्फाई कर रहा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तब। तो नोट में क्या है, Ax equal to 0 इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है विद n अननोन्स। अगर दो इक्वेशंस है तो कितने वेरिएबल होंगे, दो, तो अननोन कितने वेरिएबल होंगे, दो, और अगर तीन इक्वेशंस हैं तो कितने वेरिएबल होंगे, तीन। देन इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n। के इनका जो मैट्रिक्स हम A बनाते हैं, A कैसा बनता है कि इनके कोएफिशिएंट्स वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 d3 और c3, इससे जो मैट्रिक्स बनता है कोएफिशिएंट्स उसका नाम हम क्या लेते हैं, a। अब वो किसकी इक्वल हो जाए, अब इसको हम सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस a को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्लॉन फॉर्म में। किस फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म में। रो ऑपरेशन यूज करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसको इक्लॉन फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म हमने पहले किया है। इक्लॉन फॉर्म में जो है नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑफ अ मैट्रिक्स इन एन इक्लॉन फॉर्म। अगर इक्लॉन फॉर्म में जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो जितनी होती है उससे हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स की जो ये हम कोएफिशिएंट्स बनाएंगे उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्लॉन फॉर्म में। फिर इक्लॉन फॉर्म के बाद हमें उसमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, उससे हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इज इक्वल टू n। इसके इक्वल हो n के इक्वल, के जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने को उतने क्या बने, उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बने। तब हम क्या करेंगे, उसका क्या होगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इट हैज ट्रिवियल एज वेल एज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ट्रिवियल तो और क्या होगा, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। कि इफ रैंक जो है वो कम हो जाए इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। अगर रैंक फॉर सपोज 2a, वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, n क्या है, दादा 3, तो 2 इज लेस देन 3। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसकी रैंक मालूम करें। रैंक अगर कम आ रही है उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, तब हम क्या कहते हैं, उसका इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस भी होंगे। तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे और ट्रिवियल तो सबका भी होगा। या आप क्या करेंगे, a का जो डिटरमिनेंट है वो 0 की इक्वल है। इसमें क्या है, a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन ट्रिवियल के लिए क्या है, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये क्या है, हमारे पास दो टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशंस, एक होते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल सॉल्यूशंस हमेशा कब फॉलो करता है, जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0, जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे इस पे 0 0 पे, ठीक। और इन्फिनिटी है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि जो रैंक हम निकालते हैं उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के पहले इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। नॉन जीरो रोज जो है वो क्या कहलाते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आ जाए अननोन वेरिएबल्स के, तब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है इनका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या है कि रैंक जो है उनकी कम आ जाए किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, या a का डिटरमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तब हम क्या करेंगे, ट्रिवियल भी होगा और उसके साथ साथ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं। उनके बाद एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। A system of equations said to be consistent if it has one or more solutions। एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो तब हम उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहते हैं। तो x plus 2y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 2 is consistent because it has only unique solution। इसको आप सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -1 और 5/2। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। लेकिन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इनका सॉल्यूशंस क्या है, ओनली यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, -1 और
5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन 2। इसको इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकंड ये एग्जांपल है x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। फर्स्ट इक्वेशन से ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई के साथ हो। आप सिंपल क्या करें कि देखें कि कोई मल्टीप्लिकेशन के साथ जो दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही तो सिंपल उसका क्या बनाया, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मल्टीप्ली जैसे x + 2y = 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3x + 6y = 12 बना। तो सेकंड इक्वेशन जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन से बनी है, तब हम क्या कहेंगे, इट हैज many solutions, इट इज कंसिस्टेंट बिकॉज़ इट हैज many solutions। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये दोनों चाहिए और यहाँ पे क्या ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई है या नहीं। तो ये 0, 2, -2, -3, -4, 4। उसके बाद इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तब हम क्या कहते हैं उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो जैसे हमारे पास x + 2y = 4, 3x + 6y = 5 इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज़ इट हैज नो सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे इस वाले सिस्टम और इस वाले सिस्टम में थोड़ा सा आप देखें, कॉमन चीज़ ये कि ये बन रही स्टार्टिंग में x + 2y = 4 के, इसमें अगर 3x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये दोनों जो सेम है, x + 2y इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3x + 6y बना, लेकिन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 जो है इनको 3 से मल्टीप्लाई करते तब क्या बनता है 12। इस कंडीशन में क्या है इसका कि ये दोनों जो है एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया और इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। तो पहले आते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया कि if the rank of A is equal to rank of AB is equal to n, then system has unique solution. If rank A is equal to rank of AB is less than the number of variables, then the system has infinite solution. अब A क्या है और AB क्या है। A सिंपली जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, उसके कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं A। जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33 से जो मैट्रिक्स बना है इसका नाम रखा है A। और वेरिएबल वाला मैट्रिक्स कौन सा है, वाला मैट्रिक्स होता है x y z, और कांस्टेंट जो लास्ट में b1 b2 b3 का मैट्रिक्स हमने क्या बनाया, B बनाया। अब AB को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जो A मैट्रिक्स कोई एज इट इज रहने दें, उसमें जो लास्ट में हमें B का जो कॉलम मैट्रिक्स है वो उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो A11 A12 A3 A13 B1 A21 22 23 फिर B2 A31 32 33 ये B। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्या है, A मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या ऐड किया, ये B मैट्रिक्स। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का जो नाम बनेगा उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको भी हमें क्या करना है, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक इसकी मालूम करनी है। तो अगर इसकी रैंक A मैट्रिक्स की रैंक और AB की मैट्रिक्स की रैंक अगर ये आपस में इक्वल है और रैंक बराबर किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तब हम क्या करेंगे, उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों की रैंक आपस में बराबर है A और AB मैट्रिक्स के, लेकिन लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब हम क्या करेंगे, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है, जो A की रैंक और AB की रैंक ये आपस में इक्वल नहीं होती। तो इफ द रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी के लिए कितनी कंडीशंस है, दो है कि रैंक A की और रैंक AB की आपस में इक्वल आ जाए और बराबर किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, तब हम क्या करेंगे, ओनली वन सॉल्यूशंस। आज इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के लिए क्या है, रैंक जो A की वो बराबर होगी रैंक AB के और वो लेस होगी नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं उसके। ये रैंक दोनों की 2 2 आ रही है और वेरिएबल्स कितने, 3 हैं, तो वो कौन सा होगा, हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। अगर रैंक A की और रैंक AB की आपस में इक्वल नहीं आ रही, तब हम क्या करेंगे, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। तो ये अब क्लियर होना चाहिए।